जय हिंद दोस्तों। आज की जो हमारी ये क्लास है, ध्यान दीजिएगा। यूपी पीसीएस और आरओ इन दोनों एग्जाम को टारगेट करते हुए, ठीक है, इन दोनों एग्जाम की डेट आ चुकी, ध्यान रखना। 27 अक्टूबर, 22 दिसंबर, दोनों का प्रीलिम्स का पेपर जो है इन दिनों पर होने वाला है। मैं उम्मीद इस बात की कर रहा हूँ कि आप सभी फुल एफर्ट में, फुल स्पीड में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, ये जो हमारी सीरीज चल रही है दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग कर क्या रहे हैं कि जो घटना चक्र ने यूपी पीसीएस आयोग जो है उसके जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स के जीएस के प्रश्नों का कलेक्शन बनाया है। ठीक है, तो ये जो बुक है, इस बुक में लगभग 15,000 एमसीक्यू शामिल किए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आयोग के द्वारा पूछे गए हैं। तो हम लोग उसी पूरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं। ये एक सिंपल सी बात है, रिवीजन क्लास है। आई होप कि इससे पहले आपने चीजों को पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तब भी हम लोग बहुत डिटेल में चीजों का रिवीजन कर रहे हैं, बहुत डिटेल में हर क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो हर एमसीक्यू को सॉल्व इसी प्रकार से आप लोगों को करना भी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज हम लोग नेशनल सिंबल, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में कुछ सिंबल की बात किया गया था उस पर जितने क्वेश्चंस बने हुए हैं वो, प्लस इसके अलावा स्टेट एंड जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, स्टेटमेंट दिया गया, 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। तीनों स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ेंगे और फिर ये सोचेंगे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, देखो बात बहुत समझना। जब भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो ना, चाहे आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हो या फिर आप किसी टेस्ट सीरीज के पेपर सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चंस को समझने पर थोड़ा समय दो। ठीक है, और जितना ज्यादा आप समय दोगे क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर को समझने पर, उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब बात को समझे से। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट है कि भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसने नेशनल फ्लैग का जो प्रारूप है, जो ड्राफ्ट है, वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ध्यान देना, आजादी से पहले की बात कर रहा है। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे और यहां पर कह रहा है कि 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप स्वीकार किया था। पहला स्टेटमेंट ये हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके बीच में जो चक्र है उस चक्र में 21 तिल्लियां हैं। अब ये तो जो बच्चा होता है ना, क्लास 5 में पढ़ रहा होता है, उसको भी पता रहता है कितनी तिल्लियां यहाँ पर होती है। लेकिन आयोग आपसे ये उम्मीद करता है, 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है, आयोग आपसे ये उम्मीद करता है कि आपको ये बात पता है कि नहीं पता है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, तो जो राष्ट्रीय ध्वज होता है उसकी जो चौड़ाई और लंबाई, ठीक है, B/L जो होता है उसका जो रेशियो होता है वो 3/4 यहाँ पर दिया गया। ठीक है, 3:4 दिया गया है। 3 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों से पूछा गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब समझने का प्रयास करो। सबसे पहली बात, अगर आपने पढ़ा होगा तो जब संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है, 1946 में गठन हो गया था दिसंबर के महीने में, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कुछ सिंबल्स को यहाँ पर एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हैं कि भाई ये हमारा सिंबल रहेगा, हमारे देश का सिंबल रहेगा। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है वो 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये चौथा अधिवेशन संविधान सभा का यहाँ पर चल रहा था और उसी के अंतर्गत इस बात को किया गया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। रही बात सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट की, ठीक है, आपको पता है कि जो राष्ट्रीय ध्वज, जो नेशनल फ्लैग है, उसमें 21 नहीं 24 तिल्लियां होती है मेरे महोदय। ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें 21 नहीं 24 तिल्लियां होती हैं। इसके अलावा अगर हम चौड़ाई और लंबाई का अनुपात की बात करें तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4 नहीं बल्कि 3:2 होता है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का करोगे तो 2:3 ये एक रेशियो बनता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, राष्ट्रीय ध्वज पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। एक स्टेटमेंट यहां पर आप लोगों से और पूछ सकता है भाई, क्या पूछ सकता है कि जो भारतीय नेशनल फ्लैग है, जो इंडियन नेशनल फ्लैग है, जो तिरंगा हम लोगों का है, उस तिरंगे का डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया था। नाम पता है आप लोगों को? ठीक है, नाम ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पिंगली वेंकैया। ठीक है, पिंगली वेंकैया जी जो थे, इनके द्वारा इस नेशनल फ्लैग के डिजाइन को तैयार किया गया था। कब हमने अपनाया था? हमने अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज में 24 तिल्लियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज की जो चौड़ाई और लंबाई का जो रेशियो होता है B/L जो होता है वो 3:2 होता है। ये 3 फैक्ट याद रखना। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट चूंकि गलत थे तो आंसर क्या हो गया, केवल एक आप लोगों का था यहाँ पर सही था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों के नेशनल फ्लैग के संदर्भ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को दूर कर देगा। ठीक है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई 1947 याद रखना। एग्जाम में कई बार एग्जैक्टली डेट पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को हमने कब अपनाया था। ठीक है, वहां पर देखा 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई 1947, तो आपको वहां पर सेलेक्ट करना रहेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है नेशनल कैलेंडर के बारे में, राष्ट्रीय पंचांग के बारे में। क्या कह रहा है भाई, राष्ट्रीय पंचांग के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, कौन सा कथन यहाँ पर करेक्ट है, इसकी बात कर रहा है। दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, जो भारतीय नेशनल कैलेंडर है, वो विक्रम संवत पर आधारित है। ध्यान देना, पहला स्टेटमेंट ये है कि वो विक्रम संवत पर आधारित है। सेकंड क्या कह रहा है कि जो राष्ट्रीय पंचांग है वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये वो डेट है जब कॉन्स्टिट्यूशन को हमने लागू किया था। ठीक है, उससे कुछ प्रोविजन पहले लागू हो चुके थे, लेकिन बाकी सारा प्रोविजन जो था वो 26 जनवरी 1950 को हमने लागू किया था। ये वो डेट यहाँ पर दी गई है। आप सोचो कि नेशनल कैलेंडर के संदर्भ में, राष्ट्रीय पंचांग के संदर्भ में ये दो कथन यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। बिल्कुल नहीं सत्य भाई, समझना। जो नेशनल कैलेंडर दोस्तों वो विक्रम संवत पर नहीं बल्कि वो शक संवत पर आधारित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात ध्यान रखना कि ये जो कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है, ना कि आप लोगों का, ठीक है, विक्रम संवत पर। राष्ट्रीय पंचांग को हमने 26 जनवरी 1950 को नहीं, बल्कि अगर आपको डेट याद होगा तो 22 मार्च 1957, आजादी के 10 साल बाद, 1947 में हम आजाद होते हैं, 1957 में क्या किया गया था, हमने इसको स्वीकार किया था। हमने शक संवत को 22 मार्च को इसलिए स्वीकार किया था कि जनरली जितने लोग शिशु मंदिर से पढ़े हों, जैसे मैं पढ़ा हुआ हूं, हम लोग ना 21 मार्च 22 मार्च के ड्यूरेशन में जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन रहता है तो नव वर्ष मनाते हैं। ठीक है, हिंदू नव कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम लोग इस दिन को नए वर्ष के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। तो वही 22 मार्च से वो साल स्टार्ट होता है। तो 22 मार्च 1957 को शक संवत पर आधारित हमने कैलेंडर को नेशनल कैलेंडर के तौर पर स्वीकार किया था। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शक कैलेंडर क्यों शुरू किया गया था, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दोगे। ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क नंबर फर्स्ट क्या है भाई, नोट कर लेना। मैं फिर से बता रहा हूं, सारे होमवर्क वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना, एग्जाम में यहीं से प्रश्न बन करके आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि शक संवत को किस ईयर में शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था, किसके द्वारा शुरू किया गया था और क्यों शुरू किया गया था। ठीक है, इसकी एक बेसिक स्टोरी आप लोगों को यहाँ पर रीड करनी है और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो दो क्वेश्चन तो यहाँ पर आपने देखा, नेशनल कैलेंडर और नेशनल फ्लैग के संदर्भ में। अच्छा, यहाँ पर इस पूरे टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिए गए, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताता हूँ जो कि एग्जाम में जनरली राष्ट्रीय प्रतीक से बन सकते हैं, नेशनल सिंबल से बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला एक फैक्ट यहाँ पर आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि राष्ट्रीय प्रतीक के संदर्भ में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, जो संवैधानिक सभा थी, उस सभा ने सील के तौर पर, मुहर के तौर पर, ठीक है, एक जानवर के मुहर को स्वीकार किया था। ठीक है, वो जानवर कौन सा था मैं आपको यहाँ पर दिखा भी सकता हूँ। देखिए, वो हाथी की सील थी, एलिफेंट की सील थी, जिसको कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में मुहर के तौर पर स्वीकार किया था। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो भाई, आप लोग कहोगे सर कैसे देखा जाए, देखिए मैंने यहाँ पर सर्च करके देखा भी, मैंने भी देखा भाई कैसा वास्तव में सिंबल था। ये देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का सील था। यहाँ पर आप लोग देख रहे होगे, ये अखंड भारत का एक मैप बनाया गया है। ठीक है, जिसकी परिकल्पना हम लोग लगातार करते रहते हैं, और इस अखंड भारत के अंतर्गत यहाँ पर एक हाथी स्वरूप एक मुहर का प्रयोग हमने किया है, जो कि हमारा सील था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंतर्गत। ठीक है, ये संविधान सभा का मुहर था, ध्यान रखना। कई बार इस टॉपिक से प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से मैं कह रहा हूं, याद कर लेना इस बात को। यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है, सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, संविधान सभा का जो मुहर है वो ये था। और देखो भाई, यहाँ पर कुछ पॉइंट जो आप लोगों को और याद कर लेना चाहिए। एक पॉइंट ये याद कर लेना कि संवैधानिक सभा का जो सलाहकार था, जो कानूनी सलाहकार था, मतलब जो लीगल एडवाइजर इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का, वो कौन था। ठीक है, हमने नाम इससे पहले भी डिस्कस किए हुए, BN राव जी जो थे, वो यहाँ पर आपके कॉन्स्टिट्यूशनली एडवाइजर थे। ठीक है, सलाहकार थे। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से कुछ पॉइंट और डिस्कस करूं, जैसे कि इस पूरे संविधान, जो मूल संविधान है, मूल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हस्तलिखित हैंड राइटिंग फॉर्मेट में लिखा गया है। ठीक है, तो उसको हिंदी और इंग्लिश में किसने किसने लिखा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बन जाता है। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो प्रेम बिहारी नारायण रायजदा, इनका पूरा नाम ये था, प्रेम बिहारी नारायण रायजदा जो थे, जो कि कैलीग्राफर थे, सुलेखक जिनको कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने मूल संविधान का इटालियन शैली में पूरा इसको हस्तलिखित किया था। ठीक है, क्या नाम था उनका, प्रेम बिहारी नारायण रायजदा। ठीक है, इन्होंने इसका पूरा इटालियन शैली में हस्तलिखित रूप में इसको लिखा था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसका हिंदी जो संस्करण था उसको लिखा था आप लोगों का बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। ठीक है, बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। ठीक है, तो ये दोनों नाम ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत अच्छा नाम है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बन करके पूछता है। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन के कलेक्शन में शामिल नहीं किया गया, मुझे नहीं पता क्यों नहीं किया गया, बट ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए।
ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट तो आप लोग को ध्यान रखना ही रखना है। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मूल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको किसने डिजाइन किया था। तो शांति निकेतन के बहुत सारे कलाकार थे जिनका नाम यहाँ पर आप लोगों को आदर से बिहुर राम मनोहर सिन्हा एक व्यक्ति थे, इनके द्वारा इसको सजाया गया था। हिंदी में जो संविधान था उसको मुझे याद है कि नंदलाल बोस उनका नाम आता है। ठीक है, उन्होंने इसको पूरा डिजाइन बनाया था। अगर आप देखोगे ना गूगल सर्च करना कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, तो वहाँ पर बहुत सारे डिजाइन बने आपको दिखेंगे। ठीक है, उन डिजाइन्स को किसने बनाया था अपने अपने हाथों से, इस पर कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, तो हिंदी में नंदलाल बोस थे जिन्होंने इसको बहुत सुंदर तरीके से डिजाइन किया था। अंग्रेजी में इसका नाम था, उनका नाम था बिहुर राम मनोहर सिन्हा। ये जो शांति निकेतन के कलाकार ये लोग थे, ठीक है, इनका नाम यहाँ पर आता है। तो कैलीग्राफर आपने देख लिया, संविधान सभा का सलाहकार देख लिया आपने, उसकी सील देख लिया आपने, नेशनल कैलेंडर देख लिया आपने, और नेशनल फ्लैग के बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देख लिया। ठीक है, कि नेशनल फ्लैग को डिजाइन किसने किया था, पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। रेशियो क्या होता है, 2:3 होता है, और 24 तिल्लियां होती है। कब स्वीकार किया गया था हमने, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रतीक के संदर्भ में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपने देख लिए। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हमको यहाँ पर कवर करना है वो है स्टेट एंड इट्स यूटीज। ठीक है, मतलब स्टेट और यूटी की बात कर रहा है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं पहले मैं उस बात पर आऊंगा, लेकिन अगर मैं स्टेट और यूटीज के जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर दिया गया है पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, संविधान का अगर आपको याद होगा तो भाग 1 जो है, भाग 1 में अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक, ठीक है, वहां पर स्टेट और यूटीज के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि स्टेट क्या होगा, यूटीज क्या होगा, जो पूरा आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 1 कहता है, ठीक है ध्यान रखना, अनुच्छेद 1 ये कहता है कि जो भारतीय क्षेत्र है, ठीक है, जो यूनियन टेरिटरीज है, उनमें कौन कौन चीजें शामिल होंगी। भाई वहां पर शामिल होता है आपका राज्य, सभी स्टेट यहाँ पर शामिल होते हैं, सभी यूटीज यहाँ पर शामिल होते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और शामिल होती है जिसको हम लोग कहते हैं कि भविष्य में भारत सरकार किस नए क्षेत्र को अधिग्रहित कर सकती है अपने अंदर, उसको भी भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, तो टेरिटरी ये जो कॉन्सेप्ट है, जो भारतीय राज्य क्षेत्र का कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा विस्तृत कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। भारत का क्षेत्र भारत के यूनियन के टर्म से बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, भारत के यूनियन में क्या शामिल होता है, भारत के यूनियन में शामिल होता है, यूनियन ऑफ इंडिया जो होती है उसमें आपका शामिल होता है स्टेट और यूटीज। ठीक है, लेकिन जो टेरिटरी होती है, जो राज्य क्षेत्र होता है, वहां पर आप लोगों का यूटीज और स्टेट के साथ साथ भविष्य में सरकार जिन क्षेत्रों को अधिग्रहित कर सकती है, ठीक है, उनको भी यहाँ पर ऑक्यूपाई किया जाता है। तो ये दो टर्म ध्यान रखना, बहुत अलग अलग मीनिंग इसकी है और बहुत माइन्यूट मीनिंग है। ठीक है, यूनियन क्या हो गया और टेरिटरी यहाँ पर, राज्य क्षेत्र यहाँ पर क्या हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया ना। यूनियन मतलब यूटीज और स्टेट, और टेरिटरी मतलब यहां पर आप लोगों का हो गया कि भविष्य में वो जो क्षेत्र शामिल हो सकते हैं उनको भी जब यहां पर शामिल कर दो यूनियन के अंतर्गत तो शामिल होते, मतलब टेरिटरी जो है वो यूनियन से एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और संविधान का जो भाग 1 है उसमें सारी बातें यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से और देखते हैं भाई क्वेश्चन में यहाँ पर क्या क्या टॉपिक मेंशन किया गया, कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछना स्टार्ट किया गया। ठीक है, देखो भाई पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन से हम लोग आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि संविधान के आर्टिकल 1 के अनुसार भारत क्या है। तो मैंने अभी आपको डिफाइन किया ना, भारत क्या है, भारत स्टेट का यूनियन है, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स इसको हम लोग कहते हैं। ध्यान समझना, बहुत टर्म, बहुत ये जो सिग्निफिकेंस टर्म है ना, इसको ध्यान रखना। हम आर्टिकल 1 में डिफाइन ये करते हैं कि जो भारत है वो राज्यों का यूनियन है। ठीक है, वो क्या यूनियन ऑफ स्टेट है। ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोग गलती से भी यहां पर राज्यों का फेडरेशन मत टिक करके आ जाना। ठीक है, राज्यों का फेडरेशन मत टिक करके आना। हम आर्टिकल 1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का यूनियन कहते हैं। यूनियन और फेडरेशन टर्म के बीच के मतलब को समझना, हम यहाँ पर यूनियन शब्द को स्वीकार करते हैं, फेडरेशन को यहाँ पर हम लोग नहीं बताते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 1 में फेडरेशन के बारे में जिक्र नहीं है, हम इसको यूनियन इसलिए कहते हैं, आपको पता होगा हम यूनियन इसलिए कहते हैं कि यहाँ ये जो क्षेत्र है ये भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, भारत से क्या हो सकते हैं, अलग नहीं हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा आपने पिछली क्लास में एक पॉइंट और डिस्कस किया था कि भारत का जो ऑफिशियल नेम है, ठीक है, वो आर्टिकल 300 के अंतर्गत डिफाइन किया गया, अनुच्छेद 300 के अंतर्गत हमने भारत का एक ऑफिशियल नेम डिसाइड किया है। वो क्या है, वो आप लोगों का है यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार का जो पूरा ऑफिशियल नेम होता है, इंडियन गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल नेम होता है, वो आर्टिकल 300 के अंतर्गत, ठीक है, आर्टिकल 300 के अंतर्गत यूनियन ऑफ इंडिया कहकर उसको संबोधित किया गया। ठीक है, तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनियन टर्म दोनों में आ रहा है, इसलिए बहुत अच्छे समझने की बात है कि इनको आप लोग ध्यान से यहां पर समझो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें निहित है।
ठीक है, ध्यान रखना, गठन की बात कर रहा है, फॉर्मेशन की बात कर रहा है, ठीक है, एंट्री की बात नहीं कर रहा है। देखो दो चीजें होती है, एक होता है गठन मतलब फॉर्मेशन, एक होता है आप लोगों का प्रवेश मतलब एंट्री, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं जो संविधान का, जो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 1 था, ठीक है, जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 में हमने स्टेट और यूटीज के बारे में डिस्कस किया था, जो कि आर्टिकल 01 से लेकर के 04 तक में दिया गया था। आर्टिकल 01 क्या कहता था? आर्टिकल 01 कहता है कि भारत क्या है, वो राज्यों का यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। वहां पर हम भारत के जो राज्य क्षेत्र है उनको डिफाइन करते हैं, ठीक है। क्या डिफाइन करते हैं? बताते हैं कि भाई यहाँ पर राज्य क्षेत्र में आप लोगों के राज्य शामिल होंगे, यूटी शामिल होंगे और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र शामिल होंगे जो अर्जित किए जाएं भविष्य में या फिर कभी समाविष्ट किए जाएं, ठीक है। इन सभी को हम आर्टिकल 1 के अंतर्गत डिफाइन कर देते हैं। इसके बाद जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है उसको ध्यान समझना। आर्टिकल 2 में हम ये डिफाइन करते हैं, ध्यान समझना, कि अगर भारत सरकार, ठीक है, अगर जो हमारी पार्लियामेंट है, अगर वो किसी नए राज्य को भारत में शामिल करना चाहती है, अगर किसी नए एरिया को भारत में शामिल करना चाहती है, तो वो आर्टिकल 02 के अंतर्गत शामिल होगा। पॉइंट बहुत क्लियर है, ठीक है। अगर सरकार ये कहती है आज से कि लाहौर भारत का एक नया स्टेट बनने वाला है, तो वो आर्टिकल 02 के अंतर्गत शामिल होगा। लेकिन अगर सरकार ये कहती है कि हम आंध्र प्रदेश को तोड़ करके तेलंगाना का नया गठन कर रहे हैं, तो ये फॉर्मेशन हो रहा है जो कि अंदर पहले से जो राज्य थे उनमें सीमाओं में, बाउंड्री में, नाम में चेंज किया जा रहा है। तो जो गठन की शक्ति होती है ना, वो आर्टिकल 03 के अंतर्गत होती है। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के बीच के डिफरेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से। आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 3 क्या कहता है, ये अगर समझ गए तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस के माध्यम से आप लोग बहुत सारा पॉइंट यहां पर क्लियर कर लोगे। आर्टिकल 2 क्या था? आप लाहौर को भारत में शामिल कर रहे थे। आर्टिकल 3 क्या है? आप ऐसे गेस कर लो कि हम यूपी को नए कुछ अलग सब स्टेट में डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि पूर्वांचल एक नया राज्य बना रहे हैं, कई बार बहुत लंबे समय से डिमांड चलती रहती है, ठीक है। तो मैडम पूर्वांचल को एक नया राज्य बना रहे हैं, तो ये आर्टिकल 3 में शामिल होगा। आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, तो नए राज्य का गठन ये आर्टिकल 3 में दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये है कि नए राज्यों के गठन की जो शक्ति है, इन दोनों पॉइंट को डिफाइन करता है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 ये कहता है, देखो समझना, कि आर्टिकल 2 अथवा आर्टिकल 3 के अंतर्गत किया गया कोई भी संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। पहली बात, इसका मतलब क्या हो गया? आर्टिकल 368 ये कहता था कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होगा तो आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, आपको विशेष बहुमत वहां पर चाहिए, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 4 ये कहता है कि नहीं भाई, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अगर आपको को संशोधन करना है तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी बिल्कुल नहीं चाहिए, जनरल मेजोरिटी से सामान्य बहुमत से आप उसको कर सकते हो। और कहां पर कर सकते हो? तो पार्लियामेंट के अंतर्गत कर सकते हो, संसद में कर सकते हो इस काम को, ये बात ध्यान रखना। तो ये किसकी शक्ति हो गई? संसद की शक्ति हो गई। तो आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 दोनों संसद की शक्ति है। आर्टिकल 2 में हम नए राज्यों को प्रवेश कराते हैं, एंट्री कराते हैं, और आर्टिकल 3 में हम लोग क्या करते हैं? नए राज्यों का गठन करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 4 ये डिफाइन करता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में क्या गया अमेंडमेंट आर्टिकल 368 का पार्ट नहीं होगा। पॉइंट क्लियर? आर्टिकल 01 से लेकर के 04 तक आपने सारे आर्टिकल्स यहां पर देख लिया, और इससे पहले की क्लासेस में भी हमने देखा हुआ है। तो आई होप की चीजें आप लोगों को याद हो रही होंगी पैरेलली, ठीक है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट टास्क हमारा है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करने का तरीका ये होता है, ठीक है। ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम समझते हैं कि हाँ भाई ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है, तो हो सकता है कि अगले साल कुछ नया प्रश्न पूछ दे। इस बार क्वेश्चन पूछा राज्यों की गठन की शक्ति किसमें नहीं थे, अगली बार प्रश्न ये पूछ सकता है कि राज्यों की गठन की शक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत दी गई है। अगली बार ये पूछा था कि यहाँ पर किस प्रकार की मेजोरिटी चाहिए होती है, ठीक है। तो पॉइंट क्लियर हो रहा है ना आप लोगों का? इस प्रकार से आप लोगों को चीजें समझनी पड़ेंगी, इस प्रकार से चीजें आप लोगों को याद करते रहनी पड़ेंगी, ठीक है। और देखो भाई कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हम लोग और समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? फिर समझना, निर्माण की बात कर रहा है, प्रवेश की बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? ये आर्टिकल 03 की बात कर रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया। अरे कौन सा कथन स्टेटमेंट सही नहीं है, तो नकारात्मक लोगों को अपने लाइफ से बाहर निकाल दो, ठीक है। मेरा एक बहुत सिंपल सा फंडा और मैं इसी पर जीता हूं, ठीक है। जो आपके जीवन में नकारात्मक व्यक्ति है उसको एक बार बाहर निकालो, दोबारा उसके पास झांक करके भी मत देखो, ठीक है। और मैं ये रिसेंट में भी कर रहा हूँ अपने लाइफ में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को समझना। कई बार आपको ऐसे लोग होंगे आपके अगल बगल जो कि निगेटिव पर्सन होंगे, जो कि आपको आपको पीछे खींचने के लिए प्रेरित कर रहे होंगे, ठीक है, पीछे खींचना चाह रहे होंगे। लेकिन आपको बस क्या करना है? मूव ऑन करते आना, आगे बढ़ते आना है, और अपने लाइफ में बहुत अच्छा काम करना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो निगेटिव को मैंने बाहर किया, अब निगेटिव स्टेटमेंट पहचाना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है कि
ध्यान समझिएगा, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो पार्लियामेंट है वो विधि के द्वारा, कानून के द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है। सही बात है भाई, ये पावर पार्लियामेंट के पास है और राज्य का निर्माण कर सकती है, आर्टिकल 3 में दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, इस प्रकार की विधि में संविधान की फर्स्ट शेड्यूल और चौथी शेड्यूल में अमेंडमेंट का प्रावधान होता है। अब आप कहोगे सर ये फर्स्ट शेड्यूल और चौथी शेड्यूल है क्या, मैंने याद कराया था टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, याद है कि भुला गया सब कुछ, ठीक है। पहले में टेरिटरी था, पहले अनुसूची जो कि 01 से लेकर 04 तक था, अभी हमने डिस्कस भी किया है। तो सीधी सी बात है भाई, अगर राज्य का निर्माण हो रहा है तो पहले अनुसूची में संशोधन होगा ही होगा, क्योंकि आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 वहीं पर आते हैं। चौथी अनुसूची क्या होती है, चौथी अनुसूची ये होती है, फोर्थ अनुसूची अगर आप जाओगे, मैंने क्या याद करा था, मैंने कहा था ईयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो चौथे पे क्या आ रहा है, आर, आर मतलब राज्यसभा, तो राज्यसभा में सीटों का जो एलोकेशन है वो यहाँ पर शामिल होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि राज्यसभा में सीटों का एलोकेशन क्या किसी नए राज्य को बनाने से प्रभावित होगा, तो बिल्कुल होगा। अगर आप नए राज्य का निर्माण कर रहे होंगे तो उस नए स्टेट से राज्यसभा में कितने रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे ये भी तय करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि फोर्थ शेड्यूल में भी आपको चेंज करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है, बहुत लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आप लोगों को, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूं ना, समझना। तो आप लोगों का ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही हो गया। अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रकार की विधि को आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान का अमेंडमेंट माना जाएगा, ठीक है। यही तो पॉइंट गड़बड़ हो गया, और यही तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 कहता है, यहाँ पर देखो मैंने लिखा भी था ना कि आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 368 में ये अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोगों का गलत है, ठीक है। सी विकल्प आप लोगों का सही हो गया, आगे बढ़ जाओ। इससे सिंपल क्वेश्चन तो क्या हो सकता है, ठीक है। आपने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था 2011 में, सेम क्वेश्चन फिर से आ गया इसी पैटर्न पर, लेकिन देखो बात समझना, 2008 में क्वेश्चन आया था। जिस एस्पिरेंट ने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, डिटेल में आर्टिकल 1, 02, 03, 04 इन सब चीजों को डिस्कस किया होगा, उसको 2011 में आया हुआ ये प्रश्न बहुत इजीली उसने अटेम्प्ट कर लिया होगा। उसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन दिया गया, अगर आपने वो पढ़ा तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझने का तरीका ये होता है, इस प्रकार से अप्रोच फॉलो करनी होती है आप लोगों को, ठीक है। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि असर्शन रीजन दिया गया, दो स्टेटमेंट दिया गया, ध्यान समझना, दो स्टेटमेंट दिया गया, दोनों स्टेटमेंट बहुत अच्छा है। ये पर हम दोनों स्टेटमेंट देखते हैं, असर्शन और रीजन। ऐसे क्वेश्चन में बार बार कहता हूं आप लोगों से, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं अगर इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत हो गया तो, ठीक है। अगर गलत नहीं हुआ तब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है या नहीं है इस पर डिस्कस करना पड़ता, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि भाई स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। पहला कह भारत संघ नहीं है, अरे बाप रे, ये तो पहला ही क्वेश्चन कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गड़बड़ कर दिया। भारत कह रहा है भारत संघ नहीं है, और हम पढ़ रहे हैं भारत संघीय राज्य है, ठीक है। भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है, हम पढ़ते हैं ना भाई। तो भारत तो संघ है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड क्या कह रहा है कि किसी भी, ध्यान समझिएगा, किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो सही बात है, प्राप्त है। आर्टिकल 02, आर्टिकल 03, आर्टिकल 03 कहता है कि जो ये पहले से राज्य है, अगर आप उनमें किसी प्रकार का क्षेत्र, किसी प्रकार की बाउंड्री, किसी प्रकार का नेम चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इसके लिए आपको आर्टिकल 368 के अंतर्गत अमेंडमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक शर्त बस रखी गई है, शर्त ये रखा गया कि भाई जब राष्ट्रपति के पास कॉन्सेप्ट पहुंचता है तो राष्ट्रपति उस राज्य से सलाह ले सकता है, सजेशन ले सकता है, उसका व्यू ले सकता है। उस व्यू को मानना या ना मानना राष्ट्रपति और संसद के अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है, इसमें कोई भी इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया ना, ये बात ध्यान समझना। तो ये स्टेटमेंट सही है और पहला स्टेटमेंट गलत था। और मैंने पहली बात कहा कि अगर इनमें से एक भी स्टेटमेंट गलत हो गया, आपके सर का दर्द ही खत्म हो गया, ठीक है। फिर आपको आयोडेक्स की जरूरत नहीं है, फिर आपको बस क्या करना है, मस्त आंसर टिक करना और आगे बढ़ना है। भाई क्या हो गया, पहला गलत है, दूसरा सही है, आंसर यहाँ पर आ गया, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन था, देखो इससे सिंपल क्वेश्चन क्या ही बनेगा एग्जाम में। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन, ठीक है। फिर सोचते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, दो स्टेटमेंट है ए और आर में, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, ना समझिएगा आप लोग, कि किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है, ठीक है। और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल के द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करता है। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी राज्य की बाउंड्री में चेंजेस करना है, सीमा को बदलना है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, संसद को यह प्रस्ताव देगा, सिफारिश देगा, और साथ ही जो राष्ट्रपति है वो संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास भी उस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए भेजेगा और एक खास अवधि के भीतर उसका रिप्लाई वो मांगेगा, ठीक है। अगर वो राज्य रिप्लाई करे या ना करे वो राज्य पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर संसद
इस बात में बहुत फ्रीडम रखती है, राष्ट्रपति इस बात में बहुत फ्रीडम रखता है कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाए फिर ना स्वीकार किया जाए। ठीक है, यहाँ समझना, राज्य का विचार किसी प्रकार से कंपल्सरी नहीं होता है, मैंने पहले ही आप लोगों को समझाया। रीजन यहाँ पे क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। सही बात है भाई, अनिवार्य तो नहीं है, और यही तो मैं आप लोगों से डिस्कस भी कर रहा था। ठीक है, कि अनिवार्य तो यहाँ पर ये नहीं, ध्यान समझिएगा, यही मैं तो आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं ना कि अनिवार्य नहीं है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। अब समझना, अब समस्या ये आ गई है कि दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही हो गया, और जब दोनों स्टेटमेंट सही हो जाता है ना, तब असली सरदर्द स्टार्ट होता है। अब समझो भाई, अब इस क्वेश्चन पर आओ कि ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है या फिर नहीं करता है। रीजन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, और पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद को देगा, राष्ट्रपति ये सब चीजें करेगा, तो राष्ट्रपति को सब चीजें करने का एक्सप्लेनेशन यहां पर थोड़ी दिया गया है। ठीक है, वो तो इसका एक सप्लीमेंट्री स्टेप है, इसके आएगा एक स्टेप है। ठीक है, कि राष्ट्रपति उसकी बात को माने या ना माने उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं करता है कि राष्ट्रपति ये काम करेगा। ये बात एक्सप्लेन करती है कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 03, आर्टिकल 04, आर्टिकल 02, ये सारी इन बातों को एक्सप्लेन करता है। तो एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, हाँ उसका ये क्या है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों कथन सत्य है, पर ये इसकी जो आप लोगों की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, इसका आंसर होगा बी सही यहाँ पर। एक बात और ध्यान रखना, कई बार आयोग क्या करता है, ये क्वेश्चन 2023 में आयोग ने पूछा था, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 2023 में ही आयोग ने पूछा हुआ है। ठीक है, लास्ट ईयर पूछा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। दूसरी बात, एक पॉइंट यहाँ पर ही समझना, कई बार एस्पिरेंट ये गलती एग्जाम हॉल में करके आते हैं। क्या गलती होती है भाई? गलती ये होती है कि अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो ए बी सी डी जो 4 विकल्प, इन विकल्प का क्रम ही चेंज कर दिया गया है। जनरली जिस पैरामीटर को हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि पैरामीटर ये होता है, ठीक है, जब भी हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज फॉलो कराते हैं, वहां पर जो हमारा पैरामीटर होता है क्वेश्चन ऑप्शंस देने का, वो ये होता है क्या, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या पहला स्टेटमेंट होता है। सेकंड क्या होता है कि ए और दोनों सही है, इसकी व्याख्या नहीं है। फिर क्या कहता है, ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मेट होता है, जनरली हर टेस्ट सीरीज में इसी फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है। लेकिन देखो, अच्छा आयोग भी इसी फॉर्मेट को 1999 में फॉलो किया, मतलब इससे पहले आयोग भी इसी फॉर्मेट को फॉलो करता आया है। तो 23 में आयोग ने क्या किया, यहाँ पर उसने ये किया, इस फॉर्मेट को चेंज कर दिया। ठीक है, एबीसीडी का क्रम गड़बड़ कर दिया। अब जनरली एस्पिरेंट के माइंड में टिक रहता है ये बात दिमाग कि अच्छा ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, एक्सप्लेनेशन है, मतलब बी टिक करके हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, लेकिन जब आप देखोगे यहाँ पर ना कि भाई ये तो ऑप्शन ही पूरा उल्टा सीधा कर दिया, तो कई बार एस्पिरेंट इस चक्कर में गलती करके आ जाता है। तो ये गलती मत करना, ऑप्शंस पढ़ने पर भी थोड़ा समय देना, किसी भी प्रकार के प्री एज्यूम्ड फैक्टर को लेकर के एग्जाम हॉल में प्रवेश मत करना, बहुत निगेटिव नंबर लेकर के आता है। ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन वहां पर गलत होते हैं आप लोगों के लिए इस कारण से। ठीक है, अब समझना भाई। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। नहीं की बात कर रहा है, नेगेटिव स्टेट में पूछा, ध्यान समझना। कह रहा है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा करके किया जा सकता है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा करके किया जा सकता है, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके किया जा सकता है, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। भाई समझना, देखो थोड़ा इसमें स्टेटमेंट्स के फॉर्मेशन में कुछ मीनिंग का इश्यू है, बट ठीक है फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, पहला 3 स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ, ए बी सी, हमने यही तो डिस्कस किया, आर्टिकल 02, आर्टिकल 03, भाई राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, राज्य का क्षेत्र कम कर सकती है, मतलब बाउंड्री चेंज कर रही है, राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है, सही बात है। तो आर्टिकल 03 सारी बातें एक्सप्लेन करा है। तो आर्टिकल 03 में ये तीनों पॉइंट तो यहाँ पर शामिल है। चौथा स्टेटमेंट जो दे रहा है कि एक राज्य यूटी शामिल कर सकेगा, राज्य ऐसा नहीं कर सकता, ये पावर राज्य के पास नहीं है, ये पावर पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास। ये बात ध्यान रखना। तो डी विकल्प यहां पर गलत हो गया और ए बी और सी सही हो गया। इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर डी यहां पर हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ट्रिकी नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आई होप की बात आप लोग को यहां पर समझ में आई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं बात। कह रहा है कि संविधान में, ठीक है सॉरी, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। यही बात मैं आप लोगों को एक्सप्लेन किया। पहला क्वेश्चन यही था हमारा कि आर्टिकल 01 में हम भारत को यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है भाई, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर ये कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि एसके धर आयोग, ठीक है, अच्छा यहाँ पर चूंकि आयोग पर आ रहा है तो भी हम उस पर डिस्कस करेंगे, पहले कुछ पॉइंट्स और समझते हैं। ठीक है, अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि
पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सितारा भैया की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। अब देखो, चूंकि यहाँ पर कमेटीज की बात कर रहे हैं ना, मैं थोड़ा फैक्चुअल कॉन्सेप्ट पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम लोग इस टॉपिक पर आएंगे। ठीक है, देखो भाई, जैसे कि सबसे पहले क्या होता है ना, जब भारत आजाद होता है तो भारत में राज्यों का जो फॉर्मेशन था बड़ा अलग अलग पैटर्न पर हुआ है। एक बहुत मांग स्टार्ट होती है कि हमको भाषाओं के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए। ठीक है, लैंग्वेज के आधार पर, लिंग्विस्टिक बेसिस पर हम नए स्टेट का निर्माण करें। इसके लिए भारत सरकार एक कमेटी बनाती है, उस कमेटी का नाम होता है धर आयोग। ठीक है, धर आयोग क्या रहता है, 1948 में इसको बनाया जाता है। और ये बहुत सिंपल एक स्टेटमेंट देता है अपने रिपोर्ट के अंतर्गत। रिपोर्ट ये देता है ये कि किसी भी प्रकार से, ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट के आधार पर इसका निर्माण किया जाना चाहिए। प्रशासनिक सुविधा के अकॉर्डिंग इसका निर्माण किया जाना चाहिए, कहती है धर आयोग। आपको पता होगा जब कोलकाता का बंगाल का विभाजन किया गया था, ठीक है, ठीक है, आपको याद होगा ना, अंग्रेजों के द्वारा जब किया गया था, उस टाइम पर उन्होंने भाषाओं धर्म के आधार पर ही विभाजन किया था। ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहे थे, तो कहते कि एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर हम कर रहे हैं। ऐसा तो था नहीं, आपको पता। और उसके बाद आंदोलन तीव्र होता है हमारे देश में, 1905 के अराउंड में आंदोलन बहुत तीव्र होता है, फिर वो चीज आगे बढ़ती है। लेकिन जब भारत आजाद होता है ना, तो फिर डिमांड स्टार्ट हो जाती है, कहते हैं नहीं भाई, अब जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट का निर्माण किया जाए। धर आयोग इस बात को साफ तौर पर मना कर देती है, कहती है कि नहीं भाई, हम जिस भी स्टेट का फॉर्मेशन करेंगे केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर ही करेंगे। ये बात यहाँ बहुत क्लियर तौर पर बता दी। फिर क्या हुआ भाई, अब क्योंकि धर आयोग की रिपोर्ट है, जनता नाखुश हो गई, जनता ने विरोध प्रदर्शन स्टार्ट किया, जनता ने बड़ा आंदोलन स्टार्ट किया। तो एक कमेटी बनती है, उस कमेटी का नाम होता है जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी, ये कमेटी बनाई जाती है कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, कांग्रेस पार्टी द्वारा इस कमेटी का निर्माण किया जाता है। इसमें 3 सदस्य रहते हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितारामैया। इन तीनों लोगों के नाम के पहले लेटर के साथ इस जेवीपी कमेटी का निर्माण यहाँ पर किया गया। ठीक है, आपको पता है कांग्रेस के द्वारा जब इस कमेटी का निर्माण होता है, कमेटी भी एक सिंपल तौर पर यही स्टेटमेंट देती है कि नहीं भाई, हम भाषाओं के आधार पर हम राज्यों का विभाजन यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर होती है अच्छी खासी, समझ ना, अच्छी खासी विरोध स्टार्ट होता है। और आपको पता है कि अच्छा, जेवीपी कमेटी भी 1948 के दिसंबर में बना दी गई थी। ठीक है, तो अगर क्रम पूछे आप लोगों से, सबसे पहले धर आयोग बताना, फिर जेवीपी कमेटी बताना, और उसके बाद के प्रोसेस भी मैं आप लोगों से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो जेवीपी कमेटी जब रिपोर्ट देती है 1948 वाली कि नहीं भाई, भाषाओं के आधार पर नहीं करना चाहिए, तो बहुत बड़ी मात्रा में विरोध प्रदर्शन स्टार्ट होता है आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर के। ठीक है, और आपको पता है कि 56 दिन का हंगर स्ट्राइक चलता है, 56 डे का एक हंगर स्ट्राइक चलता है। और इस हंगर स्ट्राइक के अंतर्गत एक कांग्रेसी नेता रहता है उस टाइम के, ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब ये घटना 1953 के ड्यूरेशन में घट रही थी, उसी समय क्या होता है, सरकार एक नई कमेटी का गठन करती है। उस कमेटी का नाम रहता है फजल अली आयोग। क्या समझना, फजल अली आयोग। ठीक है, इसका गठन 1953 में किया गया था। इसने रिपोर्ट लगभग 1955 के अराउंड में दी थी। ठीक है, अच्छा, चूंकि एक कांग्रेसी आंदोलन कर्मी की मृत्यु हो चुकी थी, 56 दिन का हंगर स्ट्राइक चल रहा था, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में मांग चल रही थी कि आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन किया जाए। ठीक है, तो 1953 में ही क्या होता है, पहली बार भाषा के आधार पर एक स्टेट का निर्माण हमारे देश के अंतर्गत, वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका निर्माण लिंग्विस्टिक बेसिस पर किया गया है, भाषा के आधार पर किया गया है। ठीक है, वो है आंध्र प्रदेश। 1953 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, तो जो फजल अली आयोग फिर बाद में बनती है, फजल अली आयोग इस बात की रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, और रिपोर्ट में बहुत सिंपल सी बात ये कहती है। ठीक है, देखो, फजल अली आयोग में 3 सदस्य शामिल थे। ठीक है, इसमें 3 मेंबर थे। फजल अली आयोग में कौन कौन मेंबर था भाई, नाम याद कर लेना, कई बार पूछता है। पहले मेंबर तो फजल अली ही होंगे, क्योंकि वो इसके चेयरपर्सन थे। इसके अलावा एक नाम था आपका के.एम. पडिक्कर जी का, के.एम. पडिक्कर जी का। दूसरे थे आपके एच.एन. कुंजरू, हृदय नारायण कुंजरू उनका नाम था। ठीक है, तो के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू, ये 2 नाम ध्यान रखना मेरे दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि फजल अली के संदर्भ में इन तीनों व्यक्तियों का नाम आपको पता होना चाहिए। जेवीपी कमेटी बहुत सिंपल था, क्योंकि उनके नाम के पहले लेटर से कमेटी बनाई गई थी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितारामैया। तो याद करना बहुत ईजी था। ठीक है, धर आयोग 1948। ठीक, अब समझो, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि धर आयोग, जेवीपी कमेटी और फजल अली आयोग, इनको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाओ। क्रोनोलॉजी ऑर्डर सेम यही जो मैंने आपसे डिस्कस किया। इसके अलावा कई बार फजल अली आयोग के सभी मेंबर्स का नाम पूछता है। कई बार यह भी प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी ऐसी थी जिसने भाषा के आधार पर राज्य बनाने का समर्थन किया था। वो कमेटी थी फजल अली आयोग, 1953 की लास्ट कमेटी। ठीक है, अब ध्यान समझना, दरअसल फजल अली आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण को तो सहमति तो दे दी, लेकिन इसने एक बात बहुत क्लियर तौर पर कहा। उसने ये कहा
कि हम वन स्टेट वन लैंग्वेज, मतलब वन लैंग्वेज वन स्टेट के आधार पर डिवीजन नहीं करेंगे, मतलब हम प्रत्येक भाषा के आधार पर नए नए राज्यों का निर्माण बिल्कुल नहीं करेंगे। ये बात फजल अली आयोग ने कह दी थी, लेकिन उसने ये भी कहा कि ठीक है, भाषाई सुविधा के अकॉर्डिंग आप राज्यों का विभाजन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 कमेटी का नाम स्टेट फॉर्मेशन के इस पूरे प्रोसीजर में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा फजल अली आयोग जब रिपोर्ट प्रस्तुत करते तो उसी के बाद 1956 में एक स्टेट रिकंस्ट्रक्शन रिफॉर्मेशन बिल लेकर के आता है। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम प्रस्तुत करता है 1956 के अंतर्गत, जिसमें फजल अली आयोग के बहुत सारे मांगों को यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, तो ये पूरा क्रोनोलॉजी ऑर्डर है राज्यों के फॉर्मेशन का। याद हुआ? मैंने कुछ कमिटीज के नाम बताया, मैंने सरकार ने यहाँ पर कौन कौन से स्टेप लिए वो बताया, पहला कौन सा राज्य था मैंने आप लोगों को वही बता दिया। तो एक तरीके से आपके सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो गए। अब एक काम आप लोग कर लेना, ये काम मैं आप लोगों के लिए सेकंड होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, होमवर्क नंबर सेकंड। ठीक है, सारे होमवर्क आंसर देना देना या मत देना भैया, नोटबुक में कहीं पर नोट कर लेना, एग्जाम में प्रश्न बन करके यहाँ से आएगा तो आप कहोगे सर ने कहा तो था पढ़ने को, बस मैंने पढ़ा नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं थी पढ़ने की, ऐसा मत करना। ठीक है, देखो कई बार एक क्वेश्चन ये पूछता है कि स्टेट के जो गठन का क्रम है, ठीक है, जो फॉर्मेशन का ऑर्डर है, क्रोनोलॉजी ऑर्डर है, उसके बारे में बताइए। ठीक है, 4 स्टेट दे देगा, कहेगा इनमें से कौन सा स्टेट किस प्रकार से कब कब गठन हुआ है, एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अरेंज करिए। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। ठीक है, 2006 में पूछा गया है, 2009 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो लगातार कई साल ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आई होप कि आप मेरे इस होमवर्क को तैयार करके आओगे ही। अगर स्टेट के फॉर्मेशन का जो ऑर्डर है, अगर आप उसके लिए कोई ट्रिक बना सको तो सबसे बेस्ट है। जैसे मुझे एक ट्रिक याद आ रहा है, गुनाह मत्री में सिमी त्रिमी अरु गोवा चली। ठीक है, एक मैंने क्रम याद किया था, आप इस क्रम को थोड़ा डिकोड करने का प्रयास करना। मैंने क्या बोला, गुनाह मत्री में गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, मेघालय, ऐसे एक पूरा क्रम बनता है। ठीक है, ये क्रम याद करने का प्रयास करना, कुछ अपना क्रम बनाने का प्रयास करना, ट्रिक को कमेंट करना, बताना कि इस प्रकार से इन चीजों को हम लोग याद यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम लोग लौटते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में डिस्कस नहीं किया था अभी तक, हम लोग सारी बाहर की बकवास डिस्कस कर लेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन था यूनियन ऑफ स्टेट का प्रयोग किया गया, सही बात है। एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी, सही बात है। 1948 में इसका गठन किया गया था और इसने बात बोला था। पंडित नेहरू, पटेल और पटाभी तरह में, मतलब जेवीपी कमेटी की बात कर रहा है में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई अधिकार के पक्ष में नहीं थी, सही बात है। इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण की यहाँ पर समर्थन नहीं किया था। इन्होंने कहा था भाई कि नहीं, लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम स्टेट का निर्माण नहीं कर सकते। तो इसी के बाद बनती है फजल अली कमीशन, और जो इस बात को स्वीकार कर लेती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, लोगों की डिमांड को मानना था, तो जब तक लोगों की डिमांड नहीं मानी जाएगी तब तक नई नई कमेटी बनती आएगी। लास्ट जो कमेटी होगी फजल अली कमेटी, उस कमेटी ने उस बात को मान लिया, इसीलिए उसके आगे कोई कमेटी यहाँ पर नहीं बनाएगी। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अच्छा पॉइंट था, याद करना। मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस कर दिया। ठीक है, सॉरी, गर्मी वास्तव में बहुत ज्यादा पड़ रही है। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ। आप लोगों को बस पढ़ना कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला कथन यहाँ पर क्या दे रहा है दोस्तों, कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। सही बात है भाई, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, कोई राज्य अपने मन से अलग नहीं हो सकता यहाँ से, ये बात सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट क्या दे रहा है, कह रहा है कि अलग होने की मात्र वकालत करने पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की सुरक्षा मिलेगी, ये गलत है। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। 2019 में आयोग ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आपने फंडामेंटल राइट को एग्जैक्टली अच्छे से नहीं पढ़ा है, आप इस क्वेश्चन को गलत करके आओगे। क्यों, मैं समझा रहा हूं, समझना। ये स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई स्टेट या फिर कोई व्यक्ति ये मांग करता है कि नहीं, हमको भारत से अलग होना है अपने स्टेट को लेकर के, ठीक है, तो इसकी मात्र वकालत करने पर, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलेगी। ये बात यहां पर कह रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब क्या हो गया, आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है, जहां तक मैं श्योर हूं, आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ स्पीच के कॉन्सेप्ट यहां पर दिया गया है। लेकिन ध्यान रखना, हर फंडामेंटल राइट में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ने कुछ कुछ शर्तें तय की हैं, कुछ कुछ पैरामीटर्स तय किया कि भाई आप इस पैरामीटर का उल्लंघन नहीं कर सकते हो। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुछ भी जाकर के बकवास यूट्यूब पर करोगे। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब आप ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप देश से अलग होने की डिमांड यहां पर करोगे। ठीक है, पॉइंट बहुत क्लियर बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान रखना।
फ्रीडम ऑफ स्पीच एक शर्तों के अंतर्गत दी गई है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जा करके किसी को भी कुछ भी अपशब्द बोल करके आ जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपने अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच के फंडामेंटल राइट का प्रयोग किया, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सरकार यहाँ पर किन प्रकार की शर्तों को लगाती है, उस शर्तें ध्यान समझना। यहाँ पर शर्तें ये दिया गया है कि भारत की प्रभुता, अखंडता, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, स्टेट की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, शिष्टाचार, ठीक है, और सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमानना, ठीक है, इन सब चीजों पर मानहानि, ठीक है, इन सब चीजों पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत दंड लगाया गया है, ठीक है, रोक लगाया गया है कि आप इनका उल्लंघन नहीं कर सकते। इनको हम लोग कहते हैं युक्ति युक्त निर्बंधन। ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है ना जिनका आप उल्लंघन नहीं कर सकते फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग वर्तमान में यही काम करने बैठे और कोई काम ही नहीं है उनको, मतलब सब कुछ काम से फ्रीडम ले लिया उन्होंने और केवल यही काम करने बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये बात समझिएगा आप लोग, यहां पर ये बात बहुत क्लियर लिखा हुआ है। और चूंकि यहां पर जो स्टेटमेंट था कि अलग होने की मात्र वकालत करने पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की सुरक्षा नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये देश की इंटीग्रिटी का सवाल है, देश की अखंडता का सवाल है, ठीक है। तो सेकंड आंसर क्या हो गया आप लोगों का यहाँ पर, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, केवल एक विकल्प यहाँ पर सही था और बहुत इजीली आपने इस क्वेश्चन के आंसर को समझ लिया। लेकिन उसके लिए आपको फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल राइट में किस प्रकार के लिमिटेशन तय किए गए, किस प्रकार के युक्त निबंधन लगाए गए, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि आर्टिकल 19A के अंतर्गत किस प्रकार के युक्त निबंधन लगाए गए, ठीक है, 4-5 विकल्प वहां पर देगा। तो उसमें भारत की सॉवरेनिटी, भारत की इंटीग्रिटी, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, पब्लिक ऑर्डर, शिष्टाचार, न्यायालय अवमानना, सारी बातें वहां पर शामिल की गई हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो। अब बताओ इससे बेसिक क्वेश्चन तो क्या पूछेगा, ठीक है मेरे महोदय, इससे बेसिक क्वेश्चन क्या पूछेगा। क्वेश्चन कह रहा है भारत में कितने स्टेट हैं, कितने यूटीज हैं, ठीक है। अब किसी क्लास 5 के बच्चे जाकर पूछो, वो बता देगा आपको इसका आंसर, ठीक है, मैं क्या ही डिस्कस करूं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया 2002 में। अभी रुको, आगे बढ़ भागो, परेशान मत हो। देखो 2013 में फिर से क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी होगी जब तेलंगाना का निर्माण हो जाएगा, तो ठीक है, मतलब राज्यों की संख्या पर 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका, 2013 में, 2002 में, और देखो भाई और भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। सर निम्नलिखित में से कौन सा यूटी नहीं है, ठीक है, कब पूछा गया है, 2013 में। 2013 में देखो एक क्वेश्चन और था आप लोगों का यहाँ पर कि कौन से राज्यों की संख्या कितनी है, और फिर क्वेश्चन पूछा है कौन सा यूटी नहीं है। अब राज्य और स्टेट के नाम और स्टेट के कितने हैं और कितने यूटीज हैं, इन पर क्वेश्चन पूछ रहा है। होमवर्क नंबर 3, कमेंट में बताओ कि भारत में कितने टोटल स्टेट हैं और कितने यूटीज हैं, ठीक है, कितने यूटीज हैं और कितने स्टेट हैं, ये आप लोगों को बताना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, इस क्लास के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या क्वेश्चन है भाई, कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पूछ रहा हूँ आप लोग से, ध्यान समझना। कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से, ठीक है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा दिया गया, ठीक है। ये प्रश्न यहाँ पर पूछा है, नेशनल टेरिटरी ऑफ, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऐसे कुछ कहते हैं, यार या फिर एनसीआर या फिर एनसीटी भी कहा जाता है, ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, राज्य क्षेत्र की बात होती है जब यहाँ पर। तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से दिल्ली को हमने ये टैग यहाँ पर दिया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का यहाँ पर दर्जा दिया है, ठीक है। आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद कर लेना, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 69th अमेंडमेंट जो था, ठीक है, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1991 में, ठीक है। और इसके अंतर्गत अमेंडमेंट कौन सा आर्टिकल किया गया था, तो आर्टिकल 239A, डबल ए की बात यहाँ पर कर रहा है, ठीक, डबल ए की बात यहाँ पर कर रहा है, ठीक है, ध्यान समझना। तो आर्टिकल 239A के अंतर्गत 69th अमेंडमेंट 1991 में अमेंडमेंट किया गया, और यहाँ पर क्या किया गया, दिल्ली के लिए अलग से विधानसभा और मंत्री परिषद का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऐड किया गया, और दिल्ली को हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन का यहाँ पर दर्जा प्रदान किया है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है और बना हुआ है, ठीक है। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखो, कह रहा कि सिक्किम भारत का एक राज्य कब बनाया गया, ठीक है, सिक्किम भारत का एक राज्य कब बनाया गया। तो जब वो आप राज्यों के क्रोनोलॉजी ऑर्डर याद करोगे ना, तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे, फिर भी मैं बताता हूँ, याद करना। देखो सिक्किम के संदर्भ में 2 अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं जहां तक श्योर, तो यहाँ पर पहले चोग्याल डायनेस्टी का एक शासन था, ठीक है, और चोग्याल डायनेस्टी के शासन से 1974 में एक अमेंडमेंट आता है, ध्यान समझिएगा, 1974 में एक अमेंडमेंट आता है, और वो अमेंडमेंट था 31st अमेंडमेंट, ठीक है। और 31st अमेंडमेंट में संविधान संशोधन में इसको
सिक्किम को एसोसिएट स्टेट सहयुक्त राज्य की स्थापना की गई थी, ठीक है। बाद में क्या होता है 1975 में, मतलब 36 अमेंडमेंट के अंतर्गत 1975 में हमने क्या किया कि सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा, कंप्लीट स्टेट का प्रोविजन यहाँ पर शामिल किया, ठीक है। देखो दो अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 35 अमेंडमेंट 1974 और 36 अमेंडमेंट 1975, दोनों में सिक्किम के संदर्भ में बात है। पहले वाले में इसको संयुक्त राज्य मतलब एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया और बाद में इसको फुल स्टेट का दर्जा यहाँ पर दे दिया, ठीक है। फुल स्टेटहुड यहाँ पर इसको दे दी गई, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, फिर वही राज्यों के गठन एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर की डिस्कस करने को कह रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन टफ तो है ही नहीं, मैं इसको डिस्कस कर सकता हूँ बहुत इजीली आप लोगों से। बताऊं, मैंने एक तो अभी आप लोगों को होमवर्क दिया है, मैंने कहा कि राज्यों के गठन का कालानुक्रम याद कर लेना। चलो याद कर लिया, बहुत अच्छी बात है। ना भी याद करो तभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, दिखाता हूँ कैसे। देखो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आपको क्या पता, आपको ये पता है कि झारखंड और तेलंगाना ये दो चीजें बहुत रिसेंट ही घटनाएं हैं। तेलंगाना का निर्माण 2014 में किया गया था, ये बात हमने पढ़ी हुई है। नहीं भी पढ़ा होगा तो मुझे याद है कि आपने समझा होगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, अभी रिसेंट में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो राजधानी थी तब से लेकर के अभी तक सेम थी। अभी प्रेजेंट टाइम आंध्र प्रदेश अपनी नई राजधानी का स्थापना कर रहा है, कुछ कुछ काम चला, अभी तक डिक्लेयर उसने नहीं किया हुआ है, ठीक है। जहां तक मैं छोड़ू डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है। तो तेलंगाना वाली घटना तो बहुत रिसेंट की है, मतलब सबसे रिसेंट में जो राज्य का निर्माण किया गया है यहाँ पर दिए गए विकल्प में से वो तेलंगाना है, ठीक है। उसका आपको पता है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड इन तीनों राज्यों को वर्ष 2000 में नए स्टेट के तौर पर शामिल किया गया, ठीक है। तो तेलंगाना को सबसे आप लोग रिसेंट में कर लो, ठीक है। आप देखो सेकंड कहाँ पर, तो लास्ट में दो विकल्प में है। उसके बाद आप लोगों का थर्ड होगा तो आप लोगों को यहाँ पर क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। हालांकि वो पूरा जो क्रोनोलॉजी ऑर्डर है ना सभी स्टेट की, उसको ट्रिक फॉर्मेट में याद कर लेना। कई बार क्वेश्चन पूछ, देखो 2021 में खुद ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और देखो भाई और क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि फिर वही राज्यों को उनके निर्माण के अनुसार क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाइए, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन क्या कह रहा है, झारखंड यहाँ पर है, झारखंड और छत्तीसगढ़, ठीक है, 3 और 1। तो आपको ये बात पता है कि 3 और 1 झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड इन तीनों का निर्माण वर्ष 2000 में हुआ था। मंथ अलग अलग थे इन लोग, ठीक है, इनके मंथ अलग अलग थे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पर क्या भी रहा है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड तीनों का निर्माण वर्ष 2000 में हुआ है। डेट अलग अलग है, मंथ नहीं, डेट अलग अलग है केवल, ठीक है। डेट यहाँ पर केवल अलग अलग है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो ये बात आप लोग बात ध्यान रखो भाई, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड को रिसेंट का मान लो, तेलंगाना को आप लोग थोड़ा सा और रिसेंट का मान लो। आप लोगों का क्वेश्चन बहुत इजीली यहाँ पर अटेम्प्ट हो गया, ठीक है। काम यहाँ पर खत्म हो गया। सिक्किम का भी आपने देखा ही 1975 में 35 और 36 अमेंडमेंट, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर इजिली अटेम्प्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर और देखते हैं। क्रोनोलॉजी ऑर्डर याद कर लेना, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर नहीं याद किया तो एग्जाम में एक क्वेश्चन गलत करके आओगे। लगातार क्वेश्चन पूछा और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर आप लोगों से, ठीक है। अच्छा अब देखो भाई, यहाँ पर एक होमवर्क मैं चाहूँ तो आप लोगों को और दे सकता हूँ, हालांकि मैं किसी क्लास में डिस्कस भी करूंगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, इनका जो निर्माण किया गया ना रिसेंट में, ठीक है, उस पूरे प्रोविजन को देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब किया गया है, कैसे किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक से, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन फिर वही, राज्यों के क्रोनोलॉजी ऑर्डर लगाना है आपको। झारखंड का याद है वर्ष 2000, आपको तेलंगाना का याद है 2014, आपको सिक्किम का याद है 1975, 35 और 36 अमेंडमेंट, ठीक है। सारी बातें तो आपको यहाँ पर याद है, क्या यहाँ पर याद करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कितना इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो, 4 में से 3 आपको पॉइंट याद थे, इजिली आंसर यहाँ पर आप लोग आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि किस राज्य का गठन 1948 में हुआ है। 1948 की बात कर रहे, ध्यान समझना। दरअसल 1948 में राज्य का कॉन्सेप्ट नहीं था, प्रोविंस का कॉन्सेप्ट था, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एरर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप स्किप भी कर सकते हो। आरओ के एग्जाम में 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य का मतलब स्टेट नहीं, यहाँ पे प्रोविंस होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि यदि राज्य का प्रोविंस लिया जाए तो 1948 में गठित राज्य हिमाचल प्रदेश होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। आपको पता है फजल अली आयोग जब 1953 में बना था, तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग था, उसकी स्थापना किया गया था, तो 1953 में बना था। 1955 में उसने रिपोर्ट दिया था और 1956 में उसके लिए स्टेट रिफॉर्मेशन एक्ट लेकर के यहाँ पर आया गया था, ठीक है। तो ये तीनों मैंने आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर बताया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई याद करना ही नहीं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन था। आंध्र प्रदेश, याद कराया हूँ भाई, 1956 में बना था, 1953 में बना था, ठीक है। और बहुत विवाद हुआ था उसको लेकर के, ठीक है। 56 दिन का हंगर स्ट्राइक चला था, एक नेता की मृत्यु भी हो गई थी। उसके बाद जाकर के 2 कमेटियों ने सिफारिश किया था कि नहीं ये काम मत करो, फिर भी करना पड़ गया था, ये हालत हो गई थी उस टाइम पर, ठीक है।
जेवीपी कमेटी, धर आयोग, इन दोनों ने मना किया था, फिर भी ये काम करना पड़ा। ये थी पावर वहां की। ठीक है, अब बात समझना। क्वेश्चन हो गया क्लियर? अब देखो, तो ये आज की क्लास यहाँ पर हम लोग कंक्लूड करते हैं। ये आप लोग आज की क्लास में हमने 2 पॉइंट डिस्कस किया, नेशनल सिंबल डिस्कस किया, स्टेट डिस्कस किया, यूटीएस डिस्कस किया। जो अगली क्लास होगी, मेरा पूरा टारगेट ये होगा, अगली क्लास हम लोग लगभग 1.5-2 घंटे की क्लास लेंगे। ठीक, वहां पर सारे सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट, नागरिकता के कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, इन तीनों को शामिल करने का प्रयास करूंगा। तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पूरी क्लास को, पूरी एक ही क्लास में मैं शामिल करना चाह रहा हूँ इन तीनों टॉपिक को, ताकि वो एक क्लास के फॉर्मेट में अपना पूरे टॉपिक को कवर कर पाऊँ। ठीक है, आई होप कि क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आई होप कि क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। 15,000 MCQ की पूरी सीरीज कंप्लीट चलेगी, हर सब्जेक्ट वाइज चलेगी, निश्चिंत रहना। मैं इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर लेकर के आने वाला हूँ। 1-2 दिन में आपसे डिस्कस करूंगा किस दिन हम लोग कब क्या स्टार्ट करने वाले, किस महीने हम लोग कौन से सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे, ताकि हमारी ये पूरी बुक कंप्लीट हो पाए। आप लोगों को बस करना ये कि हम लोग साथ प्रैक्टिस करते रहनी है रेगुलर। ठीक है, इन चीजों को फॉलो करो। इसके अलावा ओपन टेस्ट ध्यान रखना, यूपी पीसीएस का जो ओपन टेस्ट है वो आप लोगों का 9 जून को होने वाला है। ठीक है, और आरओ का जो ओपन टेस्ट है वो आप लोगों का 16 जून को होने वाला है। ठीक है, ये दोनों एग्जाम बेहद इंपॉर्टेंट है, दोनों का ओपन टेस्ट पर काम चल रहा है। आप लोग दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, हम लोग का टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, कॉल कर लेना, संपर्क कर लेना, जो भी इंक्वायरी होगी कर लेना। फ्री टेस्ट है, ओपन टेस्ट तो देना जरूर। अपनी आप किस लेवल पर उसका एक बार एनालिसिस करना है। ठीक है, तो ये क्लास आप लोगों के लिए यहीं खत्म करते हैं। सभी दोस्तों को जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। ठीक है, अच्छा जितना होमवर्क दिया था कमेंट में जरूर बताना।